नाउ वी विल टॉक अबाउट एप्लास्टिक क्राइसिस। क्राइसिस मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ क्राइसिस में है। एप्लास्टिक क्राइसिस का मतलब क्या हुआ कि जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो कम हो गया है और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मतलब लेस ब्लड। तो एप्लास्टिक क्राइसिस होता क्यों है, ये बोन मेरो डिफेक्ट की वजह से होता है। हमारा ब्लड आरबीसी वगैरह कहाँ फॉर्म होते हैं, बोन मेरो में फॉर्मेशन होता है इनका। तो बोन मेरो के डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, एप्लास्टिक क्राइसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम तो हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस। क्राइसिस मतलब सब कुछ गड़बड़ है। हीमोलाइटिक का मतलब क्या हुआ, हीमोलाइसिस मतलब आरबीसीज का लाइसिस स्टार्ट हो गया। आरबीसीज का लाइसिस कैसे है, बढ़ा हुआ। हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस मतलब क्या हुआ कि रूटीनली आरबीसीज बनती हैं, आरबीसीज फिर क्या होती हैं, स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। बट वो अपनी रूटीनली जो उनका लाइफ स्पेन होता है उससे एक्सेसिवली उनका लाइसिस स्टार्ट हो जाए, उससे एक्सेसिवली उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस। इसमें क्या होगा, आरबीसी है, आरबीसी का ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन से क्या बनेगा, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन से क्या बनेगा, बिलीरुबिन। ठीक है, अब बिलीरुबिन ये कैसा है, अनकंजुगेटेड है, अनकंजुगेटेड है। अब ये यहां से कहां जाएगा, ये लीवर के पास लेकर जाएगा फॉर कंजुगेशन। ठीक है, और ये लीवर कंजुगेट करने के बाद में इसको एज ए बाइल बाहर निकालता है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस तो ये होता है। ये आरबीसी का मेनली ब्रेकडाउन कहाँ होता है, तो ये स्प्लीन में होता है ना। एक हिंदी में टर्म आती थी, ये आरबीसीज की कब्रगाह कहाँ होती है, तो ये स्प्लीन, तिल्ली बोलते हैं जिसको, उसमें मेनली आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इनका ब्रेकडाउन बढ़ गया, तो मतलब स्प्लीन में इनका ब्रेकडाउन बढ़ गया, तब जिस ऑर्गन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस ऑर्गन की साइज बढ़ जाएगी। तो स्प्लीन की क्या हो जाएगी, साइज बढ़ गई, तो स्प्लीनोमेगेली हो गया। अब स्प्लीनोमेगेली हो गया तो क्या है, स्प्लीन कहाँ पे होता है, जनरली लेफ्ट साइड डायफ्राम के नीचे होता है। अब डायफ्राम के नीचे होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो अब इसकी साइज रूटीनली ये पल्पेबल नहीं है, नॉर्मली ये पल्पेबल नहीं है, ये 1.5 से 2 गुना हो जाता है ना, 1 to 1.5 टाइम्स बड़ा हो गया, 1.5 से 2 गुना भी, तब जाके ये पल्पेट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्प्लीन पल्पेबल कब होती है, तो 1.5 से 2 गुना जब बड़ी हो जाती है तब ये जाके पल्पेट होना स्टार्ट होती है। तो जब स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो स्प्लीनोमेगेली हो गई। अब हीमोग्लाइसिस ज़्यादा हो रहा है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा टूट रहा है, तो बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, जॉन्डिस, पीलिया हो गया। ठीक है, अब ये ज़्यादा टूटना चालू हो गया तो ये क्या हो गया, खून की कमी होगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एनीमिया। तो एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया और स्प्लीनोमेगेली हो गया। तो ये क्या करते हैं, क्या बनाते हैं अपना, इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुआ, उससे क्या हो गया, ब्लड तो टूट गया तो एनीमिया हो गया, ब्लड टूट के बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो गया तो जॉन्डिस हो गया। और रेटिकुलोसाइटोसिस क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी क्या करेगी, किडनीज है वो, किडनी के पास में जब स्टिमुलाई जाएगी कि ब्लड कम है बॉडी में, एनीमिया है, तो किडनी क्या रिलीज करती है, किडनी रिलीजेस एक हार्मोन जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट्स, पोइटिन मतलब पोइसिस स्टार्ट करो, उनका फॉर्मेशन स्टार्ट करो, तो उससे क्या हो जाएगा, बोन मेरोज में रेटिकुलोसाइट्स बनना चालू हो जाएंगे, तो रेटिकुलोसाइटोसिस हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट्स की नंबर है वो बढ़ जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज रेटिकुलोसाइटोसिस। तो रेटिकुलोसाइटोसिस, जॉन्डिस एंड एनीमिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपके सॉन्डर्स में, उसमें ये था कि शट ऑफ द इन्फ्यूजन इफ द फर्स्ट इज द फर्स्ट एक्शन इफ एन एलर्जिक रिएक्शन टू ब्लड अकर्स। मतलब ब्लड प्रोडक्ट से कोई भी मान लो रिएक्शन लग रहा है, या ब्लड प्रोडक्ट लगाते टाइम पेशेंट को बुखार आ गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर पेशेंट को पल्पिटेशन स्टार्ट हो गए, या फिर कोई
फीवर का एपिसोड आ गया, राइगर का एपिसोड आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, द फर्स्ट एक्शन विल बी टेकन एज ए सेट ऑफ द इन्फ्यूजन, मतलब इन्फ्यूजन को बंद करो, जो फॉरेन बॉडी या फॉरेन ब्लड जा रहा है उसको पहले रोको, उसके बाद में इवेल्युएट करो, इवेल्युएट करने के बाद में आप उसको वापस से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। द चाइल्ड इज हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन एंड द इन्फ्यूजन मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली टू प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, सिंपल लैंग्वेज में पूछ लें, एक पेशेंट है, उसको ब्लड स्टार्ट करा, अपने पेशेंट को बुखार आ गया तेज, व्हाट इमीडिएट एक्शन नर्स विल टेक, शी विल स्टॉप द इन्फ्यूजन, ठीक है। क्यों रोकना है, क्योंकि अगर मान लो इन्फ्यूजन नहीं रोका गया तो उससे जो एलर्जिक कंपोनेंट है वो और अंदर जाएगा और उससे एनाफाइलेक्सिस है वो और बढ़ेगा, एनाफाइलेक्सिस बढ़ेगा तो दैट कैन लीड टू ब्रेथलेसनेस एंड स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अब प्रोटीन और विटामिन सी के कुछ क्वेश्चन है, प्रोटीन एंड विटामिन सी हेल्प इन आरबीसी सिंथेसिस, ठीक है। अब प्रोटीन और विटामिन सी है वो आरबीसी के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी ये जरूरी चीजें होती है। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो सेल्स का जो बेसिक साइटोस्केलेटन है उसमें क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, और एमिनो एसिड्स में लाके क्या बनाते हैं, अपना प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन और विटामिन सी है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी के लिए। तो प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन और हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन तो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, फिब्रिनोजन क्या करता है, क्लॉटिंग करवाता है, एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन है वो ब्लड को जो सेल वेसल्स के अंदर है उसको वेसल्स के अंदर रोक के रखता है, और एल्बुमिन की कमी से क्या हो जाएगा, एडिमा आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, अगर फिब्रिनोजन कम होगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो उसके चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, एनीमिया हो जाएगा। अब विटामिन सी क्या करता है, तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अब इसमें एसिड नाम है तो एसिड नाम के यूज भी होते हैं, ठीक है। सिंपली अगर मान लो कोई नर्सिंग एक्शन के बारे में पूछ ले कि पेशेंट की जो स्टोमक की पीएच है वो एसिडिक नहीं है, वो जो एस्पिरेट करके देखा उसमें एसिडिक पीएच नहीं है, तो नर्स क्या कर सकती है, तो एसिड दे सकती है। कौन सा एसिड, विटामिन सी दे सकती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन्फ्लुएंसेस द रिमूवल ऑफ आयरन फ्रॉम फेरिटिन एंड मेकिंग मोर आयरन अवेलेबल, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये रिमूव आयरन को रिमूव करती है फ्रॉम फेरिटिन, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक तो आयरन के लिए, आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन सी के साथ में अगर आयरन देंगे तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी के लिए अभी आप रिसेंट टाइम में सुन रहे होंगे कि जो कोरोना पेशेंट्स हैं या फिर ससेप्टेबल पेशेंट्स हैं या फिर जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनमें आप विटामिन सी की डोज बढ़ाओ। तो विटामिन सी इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर इम्यूनिटी। इसके लिए क्या दे सकते हैं, सबसे रिच सोर्स अगर विटामिन सी का माना जाए तो इंडियन गूसबेरी, आंवला एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेमन अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो इन सब से क्या होता है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है और साथ में रिमूवल ऑफ आयरन फ्रॉम फेरिटिन, इसका काम कौन करवाता है, तो विटामिन सी करवाता है। फॉलिक एसिड एक्ट एज ए नेसेसरी कोएंजाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम, ठीक है। तो इसीलिए हम जब भी एनीमिया होता है तब ये साथ में दे रहे होते हैं, आयरन फॉलिक एसिड, IFA लिखते हैं ना, तो फॉलिक एसिड क्यों देते हैं, फॉलिक एसिड एक्ट एज एन नेसेसरी कोएंजाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम, द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इज इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, फॉलिक एसिड जरूरी है किसके लिए, हीम के लिए। हीम क्या है, हीम दूसरा नाम आयरन, ठीक है, आयरन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज अबाउट बीटा थैलेसेमिया। अब बीटा थैलेसेमिया पहले इसका नाम क्या दे रखा था एक क्वेश्चन में, कुलीज एनीमिया, और अब क्या नाम दे रखा है, बीटा थैलेसेमिया। दोनों है क्या, एक ही चीज के नाम है। कुलीज एनीमिया को बीटा थैलेसेमिया बोलते हैं और बीटा थैलेसेमिया को में जो होने वाले एनीमिया को हम कुलीज एनीमिया बोलते हैं। इज ए कॉमन इन चिल्ड्रन, क्योंकि ये तो एक जेनेटिक डिफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जेनेटिक कॉमन इन चिल्ड्रन हु आर ब्लैक, रेसेस की बात करें तो ब्लैक और मेडिटेरियन, मेडिटेरियन में इटालिक, ग्रीक और सीरियन, एंड एनलार्ज एब्डोमन में बी ड्यू टू हिपेटो एंड स्प्लिनोमेगेली। कारण क्या है, कारण वही जो हमने भी डिस्कस करा था, आरबीसी में डिफेक्ट है। तो आरबीसी
टूटना चालू करेगी, ठीक है। आरबीसी लाइसिस कहाँ पे होगा? स्प्लीन में होगा, तिल्ली में होगा। अब तिल्ली में कंप्लीट स्प्लीन का अगर कंटिन्यूस लाइसिस होता रहेगा तो स्प्लीन की साइज कैसी हो जाएगी? स्प्लीन विल बी स्प्लीनोमेगेली, ठीक है। अब स्प्लीनोमेगेली का मतलब क्या हुआ? स्प्लीन साइज में बढ़ गई। अब स्प्लीन जब बढ़ती है तब स्प्लीन का नेक्स्ट ऑर्गन जो उसके साथ में बढ़ता है दैट विल बी लीवर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हिपेटोमेगेली। अब इसमें क्या है कि कंटिन्यूस ब्लड, ये आरबीसी का लाइसिस होता रहेगा तो कंटिन्यूस क्या चाहिए हमको? कंटिन्यूस इसमें मतलब पीरियोडिक लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। अब तो ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा तो ट्रांसफ्यूजन की परेशानी अलग, लीवर साइज में बढ़ गया, स्प्लीन साइज में बढ़ गया, स्प्लीनो हिपेटोस्प्लीनोमेगेली हो गया। और ट्रीटमेंट के लिए हम जनरली क्या कर रहे होते हैं? इस स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं ताकि वो आरबीसी का लाइसिस है वो थोड़ा तो कम हो। उसके बाद में बात करते हैं नर्सिंग डिस्चार्ज प्लान इंस्ट्रक्शन फॉर बीटा थैलेसीमिया और कूलीज एनीमिया, है ना। तो चाइल्ड फॉलोइंग ट्रांसफ्यूजन। अब आपको पता है कि ये कैसी बीमारी है? ये एक जेनेटिक डिजीज है। अब जेनेटिक डिजीज है तो इसमें क्या ट्रीट कर सकते हैं हम? कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते रहते हैं, ब्लड कंटिन्यूसली रिपीटेडली ट्रांसफ्यूज करते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये अपने आप में बच्चे क्या, इनमें एनीमिया है, साथ में बीटीज होते हैं, इसमें कंटिन्यूस ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते रहते हैं। तो ये क्या है कि ये लो इम्यून स्टेटस में रहते हैं। लो इम्यून स्टेटस का मतलब कि इनमें इम्यूनिटी लेवल कम है, तो उस वजह से क्या है, इनमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर ऑलवेज हायर। अब चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर हायर तो इन पेशेंट्स को नर्सिंग एक्शन क्या बताएंगे आप कि आप लोग प्रोटेक्ट करो फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं? जैसे अभी कोरोना टाइम में बोलते हैं बार बार हाथ धो, मास्क पहन के रखो। देखा होगा आपने रूटीनली जो भी पेशेंट होते हैं लो इम्यून स्टेटस वाले, जैसे पोस्ट ट्रांसप्लांट कोई भी किडनी, लीवर या फिर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद में उनका इम्यून स्टेटस हम दवाइयों से कम करके रखते हैं ताकि वो बॉडी का जो पार्ट है, जो रिसीव करा गया पार्ट है, वो बॉडी उसको रिजेक्ट ना कर दे, ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो जाए। उसको रोकने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, उनका इम्यून स्टेटस है वो लो करके रखते हैं दवाइयों की सहायता से, ठीक है। ये पेशेंट्स भी सेम है। इनमें क्या है, इनमें नेचर ने क्या कर रखा है कि ब्लड हमेशा टूटता रहता है, हिमोलाइसिस होता रहता है। तो हिमोलाइसिस होता रहता है तो इनमें क्या है, इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर है। अब इम्यूनिटी कमजोर है तो उनको बोलेंगे कि आप एक तो डाइट अच्छी लें, दूसरा क्राउडी प्लेस पे न जाएं, तीसरा जब भी अंदर बाहर हो सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, अदर मेजर्स का ध्यान रखें। आप एडिक्वेट लिक्विड्स लें, साथ में विटामिन सी, जिंक, ये जो इम्यूनिटी को प्रमोट करने वाले फैक्टर्स होते हैं उनको लें, ठीक है। चिल्ड्रन विद chronic illness such as hemolytic anemia should not expose to the additional stress of infection। अब क्या है, इन्फेक्शन भी अपने आप में बॉडी में स्ट्रेस बढ़ाता है। स्ट्रेस का मतलब क्या है, बॉडी के ऊपर तनाव बढ़ेगा। तनाव क्यों बढ़ेगा, इन्फेक्शन रहेगा तो बॉडी को उसके अगेंस्ट फाइट करना है। अब बॉडी को उसके अगेंस्ट फाइट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा तनाव लेना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा तनाव है उसको कम करके रखना है, क्योंकि ये वैसे लो इम्यून स्टेटस में है। लो इम्यून स्टेटस में आप अगर और स्ट्रेस दोगे तो बॉडी क्या कर सकती है, डिकम्पनसेट कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है पेरिफेरल एडिमा इज द लास्ट साइन ऑफ हार्ट फेलियर। अपने आप में क्वेश्चन है, फर्स्ट तो क्या था, इंक्रीज हार्ट रेट, और लास्ट क्या है, पेरिफेरल एडिमा, ठीक है। हार्ट फेलियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन ब्लड फ्लो to the kidneys causing sodium and water reabsorption या retention resulting in peripheral edema, ठीक है। और सिमिलर क्वेश्चन रिपीट करा गया कि द पेरिफेरल एडिमा इंडिकेट्स सीवियर कार्डियक डिकम्पनसेशन। सिंपल वर्ड्स में हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये एट्रियाज दो और ये दो वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब करना क्या है, इनको ब्लड करना है पंप, है ना। अब पंप करना है, एक साइड वाला तो करेगा लंग्स को और दूसरी साइड वाला करेगा बॉडी को, ठीक है। अब पंपिंग ही अच्छी नहीं है, पंप ही खराब हो गया तो क्या है, किडनी के पास में ब्लड नहीं गया। अब किडनी के पास में ब्लड नहीं गया या ब्लड सर्टेन प्रेशर पे नहीं गया, तो इसको सिंपल वर्ड्स में समझे
तो जो छलनी थी, जो फिल्टर था, फिल्टर के पास में प्रेशर चाहिए। अब उस प्रेशर पे ब्लड नहीं है तो फिल्टर करेगा नहीं फिल्टर। अब फिल्टर नहीं हुआ तो जो सोडियम था, और सोडियम और प्लस वाटर दोनों के दोनों क्या हो गए, बॉडी के अंदर रुक गए। अब बॉडी में रुक गए तो क्या हो जाएगा, बॉडी में आ जाएगी सूजन, पानी रुक गया। पानी रुकने से क्या आ जाएगा, एडेमा। ठीक है, तो ये क्या है, सीवियर कार्डियक डिकम्पेंसेशन। ठीक है, पेरिफेरल एडेमा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डिलेड फिजिकल ग्रोथ इज ए कॉमन फाइंडिंग सीन इन मोस्ट चिल्ड्रन विद सिम्टोमेटिक कार्डियक मालफॉर्मेशंस। अब क्या है कि बॉडी में, पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन के लिए पंप दिया था भगवान ने, जो नेचर ने बनाया था, वो पंप क्या कर रहा है, पंप ही खराब है। अब पंप खराब है तो क्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुंची, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा। तो अगर किसी को आप खाना नहीं दोगे, ऑक्सीजन नहीं दोगे, तो वो मोटा तगड़ा होगा या फिर कमजोर होगा, ऑब्वियसली कमजोर होगा। और कमजोर को अगर टर्मिनोलॉजी में लिखना है हमें, तो डिलेड फिजिकल ग्रोथ इज ए कॉमन फाइंडिंग सीन इन सिम्टोमेटिक कार्डियक मालफॉर्मेशंस। सिंपल। Children with cardiac malformations are often require more energy to achieve activities of daily living, decrease oxygen utilization and increase energy output in the developing child result in a slow growth rate। ये इसको इन्होंने एक्सप्लेन करा है। सिंपल वर्ड्स में हमने बात कर ली थी कि वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ही नहीं है तो वो कमजोर है। और मेडिकल टर्म्स में बात करें तो इसमें क्या है कि उसको डेली एक्टिविटीज के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्ट को ज्यादा काम करना है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही, हार्ट वैसे ही खराब है, एक्स्ट्रा काम कराओगे तो वो कर नहीं पा रहा है, तो वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एक विशियस साइकिल चालू हो जाता है। उस विशियस साइकिल की वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है दैट विल स्टार्ट हैम्परिंग। ठीक है, अब कंजेनाइटल कार्डियक मालफॉर्मेशंस के क्वेश्चन है उसमें राइट टू लेफ्ट शंट। राइट टू लेफ्ट शंट का मतलब क्या हुआ? ये मान लेते हैं अपन एट्रिया और वेंट्रिकल, तो ये तो हो गया इसका राइट और ये हो गया लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट शंट हो गया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे मिल रहा है? ऑक्सी ब्लड से मिल रहा है। तो बॉडी के पास में, टिश्यू के पास में कौन सा जा रहा है? डीऑक्सी ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सिग्निफिकेंस क्या हुआ? सिग्निफिकेंस ये हुआ कि टिश्यू को क्या चाहिए थी? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन टिश्यू को मिल नहीं रही है। अब टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उससे क्या हो रहा है? उससे टिश्यू के पास में काम करने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा तो वो एनारोबिक पे चला गया। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से एक तो एनर्जी कम बनती है, दूसरा लैक्टिक एसिड बनता है। अब लैक्टिक एसिड भी अपने आप में क्या होता है? अच्छा नहीं होता। तो इससे क्या होगा? किडनी के पास में क्या सिग्नल जाएगा कि ब्लड कम है, तो किडनी क्या करेगी? लेस ब्लड की वजह से इरिथ्रोपोइटिन स्टार्ट कर देगी। इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा? इरिथ्रोपोइटिन जाएगा कि बोन मैरो के पास में कि और ज्यादा आरबीसीज बनाओ। इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा? इंक्रीज आरबीसी, और इंक्रीज आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। सिंपल। तो राइट टू लेफ्ट शंट में क्या होगा? राइट साइड में कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या जिसमें ऑक्सीजन कम है वो ब्लड है। अब वो ब्लड साफ ब्लड से मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलता है, तो साफ पानी में गंदा पानी मिलने से साफ पानी भी क्या हो गया? गंदा हो गया। अब गंदा पानी सप्लाई होगा या बिना ऑक्सीजन वाला सप्लाई होगा तो टिश्यू के पास में ऑक्सीजन कम होगी, टिश्यू के पास में ऑक्सीजन कम होगी तो उससे क्या होगा? परेशानी आएंगी। एलिवेटेड हिमेटोक्रिट एंड क्लबिंग। क्लबिंग किन में देखने को मिलता है? तो क्लबिंग सीओपीडी या फिर क्रोनिक हाइपोक्सिया वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो राइट टू लेफ्ट शंट में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है, अब पॉलीसाइथेमिया के बारे में बात करें तो पॉलीसाइथेमिया इज एन एलिवेटेड हिमेटोक्रिट। सिंपल। हिमेटोक्रिट का मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, लिक्विड में सेल्स बढ़ गए, मतलब जो फ्लूइड था बॉडी के अंदर
वेसल्स के अंदर, जिसके अंदर आरबीसी तैर रही थी, उसमें जो आरबीसीज है उनकी नंबर बढ़ गई, कारण ये हमने बात कर ली। इज डायरेक्ट अटेम्प्ट ऑफ बॉडी टू कंपनसेट फॉर द डिक्रीज ऑक्सीजन इन ऑल बॉडी सेल्स कॉजेज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेटिंग ब्लड। ये हम बात कर चुके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज चेस्ट ट्यूब। अब चेस्ट ट्यूब क्या होती है? जो थोरेसिक कैविटी है हमारी, थोरेसिक कैविटी के अंदर मान लो, चेस्ट ट्यूब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये हमारा है एक लंग, ये हमारा दूसरा लंग, ठीक है। ये हमारा डायफ्राम, ये ऊपर थोरेसिक कैविटी, यहाँ पे बोन रहती है अपनी मेन्यूब्रियम स्टर्नी, और यहाँ पर अपनी रहती है रिब्स। इसमें थोड़ा स्पेस दिख रहा है, बट रिब्स के बीच में स्पेस इतना नहीं है कि आप उसके अंदर मतलब सीधा जा सके या फिर इंसर्ट कर सके, क्योंकि बीच में मसल्स की लेयर भी आती है। अब क्या है कि जब भी ये कैविटी कैसी होती है? इस कैविटी में प्रेशर होता है नेगेटिव, ठीक है। नीचे कौन सी कैविटी है? एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमन है, एब्डोमन कैविटी है, ठीक है। एब्डोमन कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, जो भी बोल सकते हो आप। ये कौन सी है? थोरेसिक। अब थोरेसिक को एब्डोमन से डिफरेंशिएट करने वाला या फिर डिमार्केटिंग लाइन कौन सी है? डायफ्राम। तो अब डायफ्राम क्या है कि डायफ्राम सांस लेते हैं तब वो अंदर की तरफ इंस्पायर करते हैं तो नीचे चला जाता है, एक्सपायर करते हैं तो धक्का मार के वो ऊपर की तरफ आता है। तो ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। ये कैविटी क्लोज्ड कैविटी है, प्रेशर इसमें नेगेटिव है, और इसमें मान लो किसी भी कारण से यहाँ पर हवा, पानी फेफड़ों के बाहर भर जाए, फेफड़ों के अंदर हवा ठीक है, बाहर निकलना खराब है, यहाँ पर हवा भरेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, न्यूमोथोरेक्स। यहाँ पर अगर मान लो पानी भरेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? पानी भरने को हम बोलेंगे हाइड्रोथोरेक्स। और बॉडी में जनरली पानी क्या होता है? ब्लड होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? हीमोथोरेक्स। रिएक्टिव फ्लूइड भी हो सकता है, बट रिएक्टिव फ्लूइड को भी हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोथोरेक्स। ब्लड होगा प्योर तो उसको हम लिखेंगे हीमोथोरेक्स। तो न्यूमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, या फिर कोई भी सर्जरी करी है ना, ओपन हार्ट सर्जरी करी गई, या फिर कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है इसमें, इस चेस्ट कैविटी के अंदर कोई गांठ है ना, या फिर कोई चोट लग गई, ट्रोमा की वजह से रिब्स टूट गई, पांच रिब्स टूट गई 5-5 जगह से, तो वो क्या करेंगी? अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगी, मतलब पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट करेंगी, जिसको हम बोलते हैं फ्लियल चेस्ट। तो 2 और मोर रिब्स, 2 और मोर प्लेसेस, उनसे हो गया इनका फ्रैक्चर। तो पैराडॉक्सिकल करेंगी, मतलब सांस लेती है तब बाहर की तरफ आना चाहिए, बट ये क्या है? बाकी कैविटी तो अपोजिट साइड में जा रही है, और ये रिब्स जो टूटा हुआ सेगमेंट है वो अंदर की तरफ धस रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, ठीक है। या फिर किसी भी कारण से, अब अगर इनमें से कोई भी कारण होता है या कोई भी परेशानी होती है, तो हमारे पास में लाइफ सेविंग प्रोसीजर या फिर इमीडिएट जो करने वाला प्रोसीजर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, ठीक है, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। अब चेस्ट ट्यूब इंसर्शन का मतलब क्या हुआ? चेस्ट कैविटी में नली को डालना, मतलब इंसर्ट करना, दैट इज चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। कौन से स्पेस में डालते हैं? तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में ये डाली जाती है, ठीक है। 5th इंटरकोस्टल स्पेस में कहां डालते हैं? जगह का नाम होता है ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी लोकेशन हो गया
अगर मान लो ये जो लाइंस होती हैं, इन लाइंस के बारे में, जो इमेजिनरी लाइंस हैं, क्लेविकल वाली, क्लेविकल के बीच वाली मिड क्लेविकुलर लाइन, उससे थोड़ा उधर चलते हैं तो एक्जिला की तरफ जाते हैं तो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, फिर बीच में एक्जिला के मिड एक्सिलरी लाइन, फिर पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, फिर पीछे की तरफ जाते हैं तो स्केपुला वाली लाइन। तो इसमें कौन सी लाइन में जाते हैं? तो एंटीरियर टू मिड एक्सिलरी लाइन, इसमें चेस्ट ट्यूब डाली जाती है। ठीक है, तो चेस्ट ट्यूब के बारे में काफ़ी बातें हो गई। अब चेस्ट ट्यूब क्या करती है? तो चेस्ट ट्यूब हेल्प्स इन ड्रेनेज ऑफ एयर, बात कर चुके हैं हम लोग, जिसको हम क्या बोलते हैं? एयर अगर फेफड़ों के अंदर है तो दैट इज गुड, उससे बाहर निकल गई तो न्यूमोथोरेक्स, फ्लूइड हाइड्रोथोरेक्स, ब्लड हीमोथोरेक्स। इन सब सिचुएशंस में क्या करना है आपको? वहां से फ्लूइड को बाहर निकाल देना है। वहां से फ्लूइड को बाहर निकालने का क्या फायदा होगा? ये मान लीजिए लंग है एक, ये दूसरा लंग है, ये हार्ट की स्पेस छोड़ रहा हूं मैं, है ना। तो अब इसमें से क्या है कि यहां पर मान लो इसमें से लंग में छेद हो गया। लंग क्या है? लंग एक्ट्स लाइक ए गुब्बारा, है ना, बलून। तो बलून में क्या छेद हो जाता है तो हवा बाहर निकलती है। अब इसमें आपको पता था कि इसमें प्रेशर था नेगेटिव, एयर बाहर निकल गई तो एयर क्या करेगी? यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा देगी, नेगेटिव प्रेशर से पॉजिटिव हो गया। अब गुब्बारा ही तो है, गुब्बारे के ऊपर से आप दबाव डालते हो तो गुब्बारा क्या हो सकता है? लंग कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, लंग कोलैप्स कर सकता है। ट्रेकिया जो बीचों बीच होता है वो ट्रेकिया शिफ्ट कर सकता है, ट्रेकिया शिफ्ट कर सकता है। ट्रेकिया जनरली यहाँ पे बीचों बीच होता है बट वो शिफ्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव प्रेशर की बजाय यहाँ पे क्या हो गया? लंग में पंक्चर हो गया और उससे लंग कोलैप्स कर गया। अब लंग कोलैप्स कर गया तो अपोजिट साइड में ये ट्रेकिया चला गया क्योंकि दबाव आ गया। तो अब क्या करना है कि अब आपको एक नली डालनी है इसमें। इस नली को एक बोतल में डालना है। इस बोतल में क्या होता है? पानी भरा होता है ना, और एक दूसरा हिस्सा होता है इसका, ये बाहर की तरफ निकला होता है। इसको हम बोलते हैं अंडर वाटर सील बैग। अब आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि ये अंडर वाटर सील बैग की जरूरत क्या है? पानी क्यों चाहिए? तो पानी का फायदा क्या है कि पानी के अंदर मान लो यहां से हवा लीक करी तो हवा लीक करेगी तो पानी के अंदर जाएगी, बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाएगी, सिंपल। अब अगर मान लो सांस अंदर लेता है मरीज, तब इस स्थिति में ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है फ्लूइड, बट फिर क्या होगा? फिर वापस नीचे आ जाएगा। थोड़ा ऊपर गया फिर वापस नीचे आ जाएगा। ऐसे में क्या है कि ये पूरा अंदर नहीं घुसेगा, है ना। तो ये क्या करेगा? ये जो नेगेटिव प्रेशर था वो आपने आर्टिफिशियली बना दिया इसको, है ना। ये बाहर की तरफ खींच के भी रखेगा उसको और एयर भी लीक करने देगा। तो इसको हम बोलते हैं अंडर वाटर सील बैग। फायदा क्या है? ये नेगेटिव प्रेशर बनाने के काम में आ जाएगा। ठीक है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? जो ऊपर नीचे पानी होता है इसको हम बोलते हैं कॉलम मूवमेंट। ठीक है, कि कॉलम मूव कर रहा है। अब कॉलम मूव कर रहा है तो कॉलम मूव कर रहा है तो आपको ये रिमूव नहीं करनी होती। जब तक कॉलम में मूवमेंट है तब तक इसको निकालनी नहीं होती। कॉलम मूवमेंट रुक जाता है, इसका मतलब आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये इंडिकेशंस की बात होगी कब निकालना है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब क्या करती है? तो ड्रेनेज ऑफ एयर, फ्लूइड, मतलब फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है, हीमोथोरेक्स भी हो सकता है, हाइड्रोथोरेक्स भी हो सकता है। हाइड्रोथोरेक्स की बात करें पर्टिकुलर तो कैंसर में क्या हो सकता है कि कैंसर या कोई ट्यूमर है वहाँ का, प्लूरा का, तो वो क्या करेगा? बाहर की तरफ फ्लूइड थोड़ा थोड़ा सीक्रेट करता रहेगा। ठीक है, तो द इंट्राप्लूरल स्पेस मस्ट बी ड्रेन ऑफ फ्लूइड एंड एयर टू फैसिलिटेट द रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेगेटिव प्रेशर इन द इंट्राप्लूरल स्पेस। बात हम कर चुके, आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पीडीए के बारे में। पीडीए क्या है? बात कर चुके हैं हम। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। किन के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन है? तो एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड ओर्टा। सिंपल, पहले भी बात कर चुके हैं। बिफोर बर्थ फीटल, बिफोर बर्थ हमने बात करी थी पहले क्वेश्चन में भी कि बिफोर बर्थ क्या है कि उसको जरूरत नहीं है,
मदर है, ऑक्सीजन दे रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जा रहा है और सीधा का सीधा फेफड़ों का कोई वर्क नहीं है, फेफड़े हैं उनके अंदर पानी भरा हुआ है और उस पानी के कारण ऑक्सीजनेशन का कोई रोल नहीं है, सीधा का सीधा वो हार्ट में जा रहा है और हार्ट में जाके क्या कर रहा है, वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। सिंपल। तो जब क्या है कि ये आफ्टर बर्थ भी ये कंटिन्यू रह जाए, ये एबनॉर्मल कनेक्शन रह जाए, तो उससे उसको हम क्या बोलेंगे, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बिफोर बर्थ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज संटेड डायरेक्टली इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाया डक्टस आर्टेरियोसिस एंड कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द ओर्टा इफ परसिस्ट देन परसिस्टेंट या पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हम इसको बोल देते हैं। डायग्राम से समझें तो ये अपना ओर्टा हो गया और ये क्या है, अपनी पल्मोनरी आर्टरीज हैं। अब इनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। क्यों? बॉडी में जो सिस्टम से ब्लड आया, इधर से आया, इधर से आया, राइट एट्रिया में आया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाना था, ये जाना था लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। एक राइट लंग में चला गया, एक लेफ्ट लंग में चला गया। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये ओर्टा में जाएगा और ओर्टा से क्या हो जाएगा, ये एबनॉर्मल कनेक्शन है ओर्टा का और पल्मोनरी आर्टरी का। तो उसमें क्या है कि साफ ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड में डीऑक्सीजनेटेड फिर से मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, ये फिर से वही क्रोनिक हाइपोक्सिया वाली सिचुएशन पैदा कर देगा। तो इसमें क्या है कि ये क्लोज क्यों होता है, तो ये आफ्टर बर्थ इंक्रीज ऑक्सीजन टेंशन कोजेज ए फंक्शनल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, जब बेबी डिलीवर होता है, पहले हेड डिलीवर हो गया, हेड डिलीवर होने के बाद में चेस्ट डिलीवर होगी, चेस्ट नैरो पेल्विस में से निकलेगी, वहाँ पे सपोर्ट लगेगा, चेस्ट पिचकेगी और पिचकने से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो तो आउट, और जैसे ही वो बेबी बाहर आएगा, नोस्ट्रिल्स ओपन है और ओपन नोस्ट्रिल से एयर है वो जाएगी ट्रेकिया में और ट्रेकिया से चली जाएगी लंग्स के अंदर और लंग्स जो गुब्बारे पिचके हुए थे वो फूल जाएंगे और रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो होना था रूटीन में। इसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो पैथोलॉजी पैदा करते हैं। ओकेजनली पार्शियली इन प्रीटर्म इन्फेंट दिस वेसल में रिमेन ओपन एंड नोन एज PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। किस में मेनली मिलता है, तो प्रीटर्म बेबीज में कॉमनली ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें कार्डियक मैनिफेस्टेशंस के बारे में, कार्डियक माल फॉर्मेशंस के बारे में। माल का मतलब कंप्लीट नहीं बना है, माल फॉर्मेशंस है, फॉर्मेशंस है वो कम है, माल फॉर्मेशंस है। अब बात करते हैं लेफ्ट टू राइट सेंट की। अब लेफ्ट टू राइट सेंट क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपल एट्रिया, सिंपल वेंट्रिकल्स, राइट साइड का सिस्टम टू लंग्स, लेफ्ट साइड का सिस्टम टू बॉडी। अब सेंटिंग क्या है, लेफ्ट साइड की राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, राइट साइड में ऑक्सीजन है वो कम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड में। अब यहाँ से ब्लड इसमें आ गया, साफ पानी गंदे पानी में मिला दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, साफ पानी तो जो सेपरेट था वो तो पड़ा है, जो मिल गया वो उसके साथ में गंदा हो गया, तो मैनिफेस्टेशंस इसमें कम रहेंगे। मैनिफेस्टेशंस क्या क्या रहेंगे, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लंग्स। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लंग्स से हम समझ सकते हैं लेफ्ट साइड वाला सिस्टम में जाता है, राइट वाला लंग्स में जाता है। तो लेफ्ट वाले से राइट साइड में आया तो लंग्स में पानी भर गया। विद द लेफ्ट टू राइट सेंट ब्लड फ्लो थ्रू द डिफेक्ट इन द वेंट्रिकुलर वाल ऑफ हार्ट एंड सेंटेड फ्रॉम हायर प्रेशर टू, हायर प्रेशर किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में हायर प्रेशर है। क्यों, क्योंकि वहां से सिस्टम में जाना है ब्लड, पहले भी बात करी हमने, और राइट साइड में क्या है, सिर्फ लंग्स तक फेंकना, तो उस तरफ प्रेशर कम है। तो नेचर का नियम क्या है, ज़्यादा दबाव से कम दबाव वाली चीज़ की तरफ प्रवाह जाता है, तो इसमें भी सिमिलर हो रहा है। तो इससे क्या होगा, टू लोअर प्रेशर राइट साइड द इंक्रीज ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लंग्स। उससे क्या होगा, उससे साइनोटिक एपिसोड्स आएंगे क्या, नहीं। क्यों नहीं आएंगे,
क्योंकि सिस्टम में ऑक्सीजन तो जा रहा है, तो साइनोटिक एपिसोड तो नहीं आएंगे, तो ये कैसे रहेगा, एसाइनोटिक। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लबिंग की, पहले भी कर चुके हैं। क्लबिंग कब ज्यादा होगी, लेफ्ट टू राइट में या राइट टू लेफ्ट में? सिंपल सी बात है, राइट टू लेफ्ट में ज्यादा होगी। कारण, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सी में मिल रहा है, तो बॉडी में ऑक्सी है वो डीऑक्सी के रूप में जा रहा है। थोड़ा सा ट्रिक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड का गंदा ब्लड लेफ्ट साइड के साफ ब्लड में मिलता है, और लेफ्ट साइड का साफ ब्लड है वो गंदा हो गया, और वो गंदा जाएगा सिस्टम में। ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, क्लबिंग होता है। हाइपोक्सिया की वजह से क्लबिंग होता है, तो क्लबिंग हो जाएगा। एन एलिवेटेड रेडियल प्रेशर रेडियल बीपी इज सीन इन कॉर्क्टेशन ऑफ ऑर्टा, ये पहले भी आ चुका है अपना। कॉर्क्टेशन ऑफ आर्टा इज ए नैरोइंग ऑफ ऑर्टा यूजुअली इन thoracic segment causing decreased blood flow below the constriction and increased blood volume above it। ये बात हम कर चुके हैं पहले। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज इन्फेक्टिव सकलिंग या सकिंग एंड swallowing में बी अर्ली इंडिकेशन ऑफ VSD। VSD क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो वो अलोन होगा नहीं, उसके साथ में अदर मैनिफेस्टेशन जरूर होंगे। तो इसमें पहले इंडिकेशन की बात करें तो बेबी को क्या करना है, बेबी को सक करना है मिल्क, ताकि वो उसके न्यूट्रिशन स्टार्ट हो, उसके अंदर ग्लूकोज पहुंचे, उसका हाइपोग्लाइसीमिया वो करेक्ट हो। तो ऐसे जो फर्स्ट साइन है VSD वाले बच्चों में, वो एक तो सकिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और दूसरा निगल प्रॉपर नहीं पाएंगे। तो ये क्या है, अर्ली इंडिकेशन है कि बेबी को कोई कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है। कॉमनली क्या हो सकता है, VSD हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज हार्ट फंक्शन कॉजेज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, दिस ऑफन रिजल्ट्स इन साइनोसिस एंड फटीग फ्रॉम इन्फेक्टिव सकिंग एंड स्वॉलोइंग। सांस लेने में बेबी के पास में इनिशियली काम क्या है, न्यूबॉर्न के पास में चैलेंज होते हैं दो, एक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले ले, ऑक्सीजन को ले ले और सक कर ले प्रॉपर, ताकि न्यूट्रिशन भी, ग्लूकोज भी पहुंच जाए और ऑक्सीजन भी पहुंच जाए। अब अगर उसके पास में ये दो चैलेंजेस हैं तो इन चैलेंजेस में क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। अब इसमें क्या है कि वेंट्रिकल्स के बीच में डिफेक्ट है, तो इसके पास में ऑक्सीजन प्रॉपर आएगी नहीं, ऑक्सीजन प्रॉपर आएगी नहीं और बॉडी पे स्ट्रेस आएगा वाइल स्वॉलोइंग और सकिंग। तो कैसा एपिसोड आएगा, उसको नीलेपन का एपिसोड आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा बट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में क्या है, एबनॉर्मल कनेक्शन है, और एबनॉर्मल कनेक्शन होने की वजह से क्या है कि राइट साइड का गंदा ब्लड भी लेफ्ट साइड के साफ ब्लड से मिल रहा है और वो बॉडी में फेंका जा रहा है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है आपसे कि पोस्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन, वही आपने पंक्चर कराया तो आपको क्या देखना है, ब्लीडिंग देखनी है। ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, हेमरेज। हेमरेज इज ए मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन बिकॉज आर्टेरियल ब्लड इज अंडर प्रेशर एंड कैथेटर हैज बीन इंसर्टेड इनटू एन आर्टरी। ठीक है, सिंपल, ये पहले ही बात कर चुके हैं। आपको फर्म प्रेशर अप्लाई करना होता है इसके ऊपर, डिस्टल पल्सेस देखनी होती हैं, वो बात हम पहले कर चुके हैं। इफ सरकम ओरल, सरकम का मतलब चारों तरफ, ओरल मतलब मुंह, ओरल कैविटी के चारों तरफ, सरकम ओरल साइनोसिस इज सीन इन डाउन सिंड्रोम। क्यों, क्योंकि उसमें हार्ट डिफेक्ट भी है। द नर्स नीड्स टू परफॉर्म, तो नर्स क्या करेगी, ऑक्सीजन कम जा रहा है तो क्या लगा देगी, ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या करना है, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि इसमें क्या हो रहा है, सरकम ओरल या सेंट्रल साइनोसिस हो रहा है। ठीक है, एक्रोसाइनोसिस मतलब डिस्टल लिम्स में साइनोसिस, और सेंट्रल साइनोसिस मतलब जो सेंट्रल पार्ट है उसमें साइनोसिस होना। तो इस CHD क्रोनिक हार्ट डिजीज के जो पेशेंट्स बच्चे होंगे उनमें ये देखा जाता है। टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, इसका डायग्राम तो हम पीछे देख चुके, इसके डिफेक्ट्स के बारे में बात कर चुके। तो इसमें बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ 4 डिफेक्ट। 4 डिफेक्ट्स कैसे याद रख सकते हो, टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, है ना, 1 2 3 4, 4 क्या है, 4 में से 3 तो है एनाटॉमिकल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस और ओवरराइडिंग ऑफ ऑर्टा। ये तो क्या है, तीनों के तीनों एनाटॉमिकल डिफेक्ट।
और पल्मोनरी वाल है उसका ल्यूमेन नैरो है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो लेफ्ट राइट साइड का जो वेंट्रिकल है उसको काम ज़्यादा करना पड़ेगा इस नैरो होल से ब्लड फेंकने के लिए। तो जो मसल ज़्यादा काम करती है उसकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी। तो ये क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इज द फोर्थ साइन ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। ठीक है, सेकेंडरी टू इंक्रीज रेजिस्टेंट ब्लड फ्लो फ्रॉम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, क्लबिंग ऑफ फिंगर इज सीन इन चिल्ड्रन ऑफ टॉफ। कारण क्या है, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया से क्लबिंग होती है। तो ये इससे क्या होगा, हाइपरट्रोफी ऑफ फिंगर्स, डिस्टल फिंगर्स, ये बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा है टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट का, है ना, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट का बच्चा है, उसका क्या करना था, ऑपरेट करना था, ऑपरेट कर दिया गया। अब ऑपरेट करने के बाद में आपके पास में वार्ड में पहुंच गया, किस चीज़ का ध्यान रखना है, परेशानी क्या है इसमें, बच्चे के पास में एक तो पहले बच्चा स्ट्रेस में था क्योंकि 3 एनाटॉमिकल डिफेक्ट थे और चौथा डिफेक्ट उनके कॉन्सिक्वेंस में था। ठीक है, तो ऐसा बच्चा जो स्ट्रेस में था उसके ऊपर सेकंड स्ट्रेस क्या आया, सेकंड स्ट्रेस आया सर्जरी। सर्जरी भी अपने आप में एक स्ट्रेस होता है, ट्रॉमा, सर्जरी, इन्फेक्शन और मेंटल, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस का काम करते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि बच्चे को प्रिवेंट स्ट्रेनिंग एट स्टूल्स, मतलब क्या हुआ कि इन बच्चों में क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। रूटीनली कोई भी जनरल एनेस्थेसिया के अंडर हम सर्जरी करते हैं तो आंतों के मूवमेंट, आंतों के जो फाइन मूवमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस, वो पेरिस्टालसिस क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास में जनरल एनेस्थेसिया दिया गया था तो उसके कमांड्स हैं वो कम पड़ जाएंगे। अब जैसे आंतों के मूवमेंट कम हो गए उससे क्या बनेगा, कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन है तो आपको क्या करना है कि बेबी को स्ट्रेन करना पड़ेगा। स्ट्रेन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड स्टूल को बॉडी से बाहर इवैक्यूएट करने के लिए जोर लगाना पड़ता है। तो ये आपको प्रिवेंट करना है। क्यों, क्योंकि फोर्सफुल इवैक्यूएशन रिजल्ट इन टेकिंग ए डीप ब्रेथ, होल्ड एंड स्ट्रेनिंग वाल्साल्वा मैन्यूवर। इससे क्या होगा, increases intrathoracic pressure which puts excessive strain on the heart structure। ज़्यादा जोर लगाएगा तो ज़्यादा उसको स्ट्रेन करा तो ज़्यादा मसल्स को काम करना पड़ेगा। थोरेक्स के अंदर जो थोरेक्स को एब्डोमेन से सेपरेट करता है अपना डायफ्राम, डायफ्राम पे भी जोर लगा तो हार्ट पे भी जोर आएगा, हार्ट पे जोर आएगा, वो हमें नहीं चाहिए पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। ठीक है, तो ये नर्स का क्या एक्शन रहेगा इसमें, प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, है ना। अब प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन के लिए ड्रग्स भी हो सकते हैं और अदर मैन्यूअर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड कैओटिक एट्रियल डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करने में डायस्टोल छोटा हो जाता है। और डायस्टोल क्या होता है, डायस्टोल इज ए रिलैक्सिंग फेज जिसमें मैक्सिमम ब्लड अंदर आता है। अब रिलैक्स ही नहीं करेगा, मैक्सिमम ब्लड ही अंदर नहीं आएगा तो इफेक्टिव पंपिंग होगी, नहीं होगी। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो एट्रियल डिपोलराइजेशन ज़्यादा होने की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, मतलब रेट है हार्ट की एट्रिया की धड़कने की, दैट इज इंक्रीज्ड। अब वेंट्रिकुलर रेट्स में वेरी, लेस देन 100 बीट्स पर मिनट इज कंट्रोल्ड एंड 100 से ज़्यादा हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनकंट्रोल्ड फिब्रिलेशन। ईसीजी में क्या दिखता है, ईसीजी रिवील्स केओटिक एंड नॉट आइडेंटिफाइबल पी वेव्स। अब पी वेव्स आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पी वेव्स कौन बनाता है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन बनाता है। और एट्रिया क्या कर रहा है, हायर स्पीड पे फास्ट डिपोलराइज हो रहा है। अब डिपोलराइज हो रहा है तो इसमें क्या है, तो इसको चांस ही नहीं मिलेगा, पी वेव बनने को चांस ही नहीं बनेगा। इर्रेगुलर वेंट्रिकुलर रिदम, वेंट्रिकल्स तक तो क्या है कि वेंट्रिकल्स तक जो रिदम जा रही है वो तो क्या कहीं ना कहीं मैनेज हो रही है, बट वो इर्रेगुलर है। क्यों, ये जनरेट कहाँ से होती है, इम्पल्सेस। इम्पल्सेस साधारणतः जनरेट होती है ऐसे नोड से। ऐसे नोड कहाँ होता है, ऐसे नोड ऊपर की तरफ होता है, एट्रियाज में होता है।
तो वहां से निकल के नीचे की तरफ थोड़ा रिफाइंड तो आ रहा है, एट्रियाज तो इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकल्स का जो रिदम है वो भी इरेगुलर है। तो इसका पता कैसे करेंगे, तो फिब्रिलेटरी वेव्स बिफोर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पी के बाद में क्या आता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है रूटीनली। अब पी तो खराब हो गया, पी का तो पता ही नहीं चल रहा है, कहीं कहीं क्यूआरएस आ रहा है ना, कहीं कहीं क्यूआरएस आ रहा है, तो ये क्या है, दिस इज एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रिया है वो क्विकर है एंड विच कैन लीड टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन सीवीए। एट्रिया में क्या है कि एट्रिया में से ब्लड की इफेक्टिव पंपिंग के लिए क्या चाहिए होता है, डायस्टोल चाहिए होता है। डायस्टोल में क्या होता है, ब्लड है वो उसके अंदर चैम्बर में आता है। अब चैम्बर है वो फास्ट वो कर रहा है, मूवमेंट्स कर रहा है, तो उसमें ब्लड आ नहीं रहा। ब्लड आ नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो ब्लड है पुराना वाला उसका स्टेसिस हो रहा है थोड़ा बहुत। अब उसके वजह से क्या हो जाएगा, उससे थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन से क्या हो सकता है, थ्रोम्ब का एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या बोलते हैं, एम्बोलाइजेशन हो सकता है। अब एम्बोलाइजेशन अगर मान लो जाके अटका कहीं भी तो उसको सीवीए भी हो सकता है, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, दिमाग में जाके क्लॉट अटक गया, वहां की सप्लाई रुक गई। अब ये देख सकते हो आप, इसमें कहीं डेफिनेट नहीं लग रहा है, ये वाला चेंज आ रहा है, ये फिर पता नहीं चल रहा, फिर चेंज आ रहा है, फिर चेंज आ रहा है, यहाँ पे ये इरेगुलर हो गया, फिर क्यूआरएस आ गया, पी कहीं आइडेंटिफाइबल नहीं है। अब ये रूटीन में देखेंगे तो दिस इज पी क्यू आर एस टी, ये तो एम आई बन गया, ये सिंपल जो ये वाला है ना, ये वाला है पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये टी फिर से पी। तो एक सीक्वेंस में जा रहा है, दिस इज नॉर्मल, और इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा क्यू आर एस, ये क्यू आर एस कहीं कहीं आ रहा है वो पता चल रहा है, पी वेव कौन सी है वो नॉन आइडेंटिफाइबल है। नॉन आइडेंटिफाइबल और इरेगुलर ये अपना क्यूआरएस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, ये देखिए मल्टीपल पी वेव्स पता ही नहीं चल रहा है और क्यूआरएस टी आ रहा है, ठीक है। तो ये एक टिपिकल पैटर्न है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपली होगा क्या, उससे थ्रोम्ब बन सकता है और थ्रोम्ब क्या कर सकता है, एम्बोलाइजेशन कर सकता है, और एम्बोलाइजेशन से क्या हो सकता है, दिमाग के अंदर चला गया तो सीवीए हो जाएगा। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन ज्यादा खतरनाक नहीं है अपने आप में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, द मॉनिटर इज शोइंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। जहां पर भी वीटी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आ गया, तो मतलब अगर प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई करके प्रॉम्प्टली ट्रीट नहीं करा गया तो दिस कैन लीड टू फेटल आउटकम्स। फेटल आउटकम का मतलब होता है पेशेंट की डेथ हो सकती है। Dysarrhythmias that requires cardiopulmonary resuscitation, defibrillation to maintain life। क्यों इतने सारे काम कर रहे हैं, सीपीआर क्यों कर रहे हैं, डिफिब्रिलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। मेजर जो पंपिंग का काम है वो करता है वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में ही अगर मान लो गड़बड़ हो गई, उसको डायस्टोल के लिए टाइम नहीं मिल रहा, उसको पंपिंग के लिए उसके पास इफेक्टिव ब्लड नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, वो कर देगा, दिस कैन लीड टू फेटल आउटकम्स, ठीक है। ऑल्दो हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट बी नोटिफाइड एंड सीपीआर इज स्टार्टेड। ये कॉमन सेंस वाली बात है, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि मोस्टली पेशेंट के पास में कौन होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है। अब नर्सिंग स्टाफ ने देखा कि मॉनिटर में आ रहा है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वीटी स्टार्ट हो गया। अब वीटी स्टार्ट हो गया तो उसका प्रॉम्प्ट एक्शन क्या होना चाहिए, कॉल द डॉक्टर, मस्ट कॉल द डॉक्टर। बट उससे पहले क्या करना चाहिए, सीपीआर तो स्टार्ट कर देना है चाहिए, नहीं तो जब तक डॉक्टर आएगा या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आएगा तब तक तो पेशेंट कैन कोलैप्स, पेशेंट कैन डाई। अब ये क्वेश्चन एम्स ऋषिकेश में पूछा गया था, व्हाट इज बैकस्ट्राइड। तो बैकस्ट्राइड में ये देखो, ये नेक वेन्स डिस्टेंडेड है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। अब हार्ट के क्या है, हार्ट के चारों तरफ थोड़ा सा पानी तो होता है, 5 से 20 ml तो होता है, बट इसमें क्या है, बहुत सारा पानी भर गया। अब बहुत सारा पानी भर गया तो इनको क्या है कि इफेक्टिव वॉल्यूम नहीं मिलेगा हार्ट को फैलने के लिए। वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो ये क्या कर सकता है, ये ब्लड पंप कर पाएगा इफेक्टिवली, नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा कि बीपी हो जाएगा कम। अब आप स्टेथ लगा के सुनोगे तो पानी पहले आ गया,
तो यहाँ से जो साउंड ट्रांसमिट होनी थी वो कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, मफल्ड हर्ट साउंड, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स। इसको मिला के बोलते हैं बैकस्ट्रैड। किस में दिखता है, तो कार्डियक टेम्पोनेड में दिखता है, या फिर इफ्यूजन्स में दिखता है, या फिर यहाँ पे कोई कलेक्शन है उसमें दिखता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब एक बार जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसके बारे में डिटेल चालू कर देते हैं। तो पिछली बार इफ्यूजन के बारे में पूछ लिया, तो इस बार बैक ट्रायड नाम दे देगा, और बैक ट्रायड अगर मान लो नहीं दिया तो तीनों अलग अलग दे देगा। तीनों अलग अलग देके बैक ट्रायड का नाम पूछ सकता है, या फिर बैक ट्रायड का नाम देके 3 ऑप्शन देके